शूटिंग की दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सालों से ट्रंक में पड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक था एक खतरनाक खूनी आईना जिसमें नयनतारा का भूत कैद था। नयनतारा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर जीतूंगी, आई एम श्योर। हाँ जरूर। नयनतारा के पास एक आईना हुआ करता था जिसमें वो अक्सर अपने आप को देखती थी। नयनतारा अपने सपने को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। उसे एक्टिंग करता देख सभी लोग दंग रह जाते थे और तालियां बजाते थे। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ गया नयनतारा। थैंक यू सर। अच्छा, कल का सीन ऊंची पहाड़ी पर है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है सर। अगले दिन पहाड़ी पे शूटिंग करने के लिए सब तैयार थे। नयनतारा ने अपने आईने में अपना मेकअप और हेयर चेक किया। ये लीजिए मेकअप दादा, मेरा आईना आपके पास रखिए। जी मैडम। आईना मेकअप दादा को देकर नयनतारा एक्टिंग करने पहाड़ी के एंड पे गई। ये सुसाइड का इमोशनल सीन था। आंसू लाने के लिए जैसे ही नयनतारा ने अपनी आंखें बंद की, उसका पैर डगमगाने लगा और चीख के साथ नयनतारा सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में नयनतारा की मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कई साल बाद वो ट्रंक जिसमें नयनतारा का आईना था वो एक नए सेट पे लाया गया। प्रोडक्शन वाले ने वो ट्रंक खोला। ये आयशा है तो साइड कैरेक्टर और तेवर तो ऐसे जैसे खुद हीरोइन हो। अब इसको भी खुद का आईना चाहिए। प्रोडक्शन वाला आईना ढूंढ ही रहा था कि उसे नयनतारा का आईना मिल गया। उसने वो उठाया। प्रोडक्शन वाले ने वो आईना आयशा को दे दिया। थैंक यू। उस आईने में आयशा अपना मेकअप करने लगी, लेकिन तभी रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। लगता है लूज कनेक्शन है। फिर विंडोज भी जोर जोर से पटकने लगी और अंधेरे में नयनतारा का भूत उस आईने से बाहर निकला और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, नयनतारा आयशा में घुस गई। अब आयशा के शरीर में नयनतारा थी। नयनतारा आयशा को सीधा सेट पे ले गई। वो वहीं चेयर लगाकर बैठ गई। आसपास के लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि आयशा नकचड़ी स्वभाव की थी। और बस तभी आयशा, अब तुम्हारा सीन है। तुम्हारा हस्बैंड 7 दिनों से लापता है। तुम्हें उसके गम में रोना है। ठीक है, पर थोड़ा अच्छे से करना, इमोशनल सीन है। मैंने बोला ना कर दूंगी। डायरेक्टर भी थोड़ा चौंक गया। आयशा कैमरे के सामने गई। रोल, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही आयशा फूट फूट के रोने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गया। राघव, तुम कहाँ हो? लौट आओ जल्दी, लौट आओ। कैमरे का आयशा के चेहरे पे फोकस था और आयशा एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। कट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एकदम रियल था। थैंक यू सर। डायरेक्टर को थैंक्स बोल के आयशा सीधा रूम में चली गई। अब से आयशा के रूप में नयनतारा एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए आयशा की बहुत तारीफ हो रही थी। जल्द ही उसे हीरोइन का रोल मिल गया। नयनतारा बहुत खुश थी। नयनतारा ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। मूवी रिलीज हुई और न्यूज़पेपर में उसकी एक्टिंग को सराहा जा रहा था। ये देखकर नयनतारा बहुत खुश थी। वो अब भी आयशा के शरीर में थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने आयशा से पूछा, मैडम, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी एक्टिंग में लेट एक्ट्रेस नयनतारा की झलक है।
क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? ये सुनकर आयशा के चेहरे पे शिकन आ गई। मैं नयनतारा ही तो हूँ। रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया और आयशा वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद आयशा की कुछ और फिल्म्स रिलीज हुई और उसकी एक्टिंग को सराहा गया। अब उसे और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आयशा नहीं, नयनतारा एक्टिंग कर रही थी। अक्सर अकेले में आयशा नयनतारा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। क्या इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, बेशक। आयशा ने नयनतारा के भूत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि नयनतारा के भूत ने आयशा को अपने वश में कर लिया था। लेकिन आयशा के डायरेक्टर को उस पे शक होने लगा था। क्या बात है आयशा, आजकल तुम पहले की तरह गपशप नहीं करती, बस काम से काम? सर, एक्टिंग करने आती हूँ, वो अच्छी कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मैंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ काम किया है और आजकल मुझे उसकी झलक तुम में दिख रही है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सेट का रवैया, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। वो चीज ना ही समझे तो अच्छा है सर, मैं रेडी हूँ सीन के साथ, चलिए शूटिंग करते हैं। नयनतारा ने अपने डायरेक्टर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आज नयनतारा का सपना पूरा हो गया। अवार्ड लेकर आयशा रास्ते पे चलने लगी, अकेले बड़बड़ाते हुए। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। नयनतारा का भूत आयशा को उसी पहाड़ी पर ले गया जहाँ नयनतारा के साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। और बस नयनतारा के भूत ने आयशा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आयशा भी मर गई और वो भूतिया आईना भी अपने आप फूट गया। आत्माओं का हॉस्टल। गीता और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्टल पहुंच जाती है। वो देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसे बुला रही हैं। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए हैं, ये लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपिका के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं, दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होते हैं और सिर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या है शांति देवी हॉस्टल का राज? आइए सुनते हैं कहानी आत्माओं का हॉस्टल। प्रिया अपने गांव से चंद्रपुर आई थी। उसने चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए, शहर के सारे कमरे उठ चुके हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाए तो बस चमत्कार ही समझिए। ये आदमी तो पागल लग रहा है, चलिए कहीं और ढूंढते हैं।
प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल के गेट पर पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ। मिल जाएगा, हमारे हॉस्टल में खाली एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वो नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अलमारी के ऊपर भूतनी बैठी है। भूतनी प्रिया के ऊपर कूद जाती है। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ती है। प्रिया की आंख खुल जाती है। उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया होती है। वो एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तू भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ट्रे के ऊपर रखा कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम के बाहर जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास मत आना। प्रिया लड़की से दूर भागती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है जिसका केवल शरीर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहां दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में मदद मांगने जाती है। वो घर गीता का ही था जो पहले सीन में दिखाई गई थी। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था। और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने के लिए पूछा था? बेटी, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वहां आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहां कई लड़कियों ने सुसाइड किया था। तुम चाहो तो मेरे घर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। प्रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करती है। आज भी शांति देवी हॉस्टल पर आत्माओं का कब्जा है। ये कहानी है बिरजू की, जो एक मछुआरा था। बिरजू रोज अपनी नाव लेकर गहरे समंदर में जाया करता था। वह अक्सर सूरज ढलने से पहले किनारे लौट आता था, लेकिन कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी। क्या भाई बिरजू, आज बड़ी देर हो गई तुम्हें? क्या बताऊं भाई, आज तो जितनी बार जाल फेंका खाली लौट आया। शाम होने के बाद जाकर कुछ हाथ लगा है। कोई नहीं भाई, ठीक है, होता है। वैसे तुम मेरी उधारी कब चुका रहे हो? बस इसी महीने आधे दे दूंगा, बाकी अगले महीने। ठीक है, पर दे जरूर देना। बिरजू यहाँ से निकल गया और वो समंदर के तट पर चल रहा था।
शाम होते ही ये रेत कितनी ठंडी हो जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ देर यहीं बैठता हूँ। बिरजू वहाँ बैठ गया और समंदर की खूबसूरती निहारने लगा। कुछ देर बाद बिरजू को पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? वो बाईं ओर मुड़ा तो उसे लगा जैसे पायल दाईं ओर है, और जब वो दाईं ओर मुड़ा तो आवाज बाईं ओर से आ रही थी। कौन है? कौन है यहाँ? घबराओ मत, मैं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम पूनम है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो, क्या? समंदर को निहार रही हूँ। तुम्हें अकेले यहाँ डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, अगर कोई भूतनी आ गई तो? वो खुद मुझसे डर जाएंगी। बिरजू पूनम से हंस हंस कर बातें कर रहा था। काफी देर बाद बिरजू को याद आया। आज बहुत देर हो गई, कल मुझे वापस दरिया में जल्दी जाना है। चलो मैं चलता हूँ। वापस कब मिलोगे? तुम बताओ। कल मिलो यहीं। तो थोड़ा जल्दी आना। मैं सूरज ढलने के बाद ही आऊंगी, वरना अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, मैं कल सूरज ढलने के बाद तुम्हें यहाँ मिलता हूँ। ठीक है। बिरजू वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद पूनम भी गायब हो गई। अगली सुबह रोज की तरह बिरजू अपनी नाव लेकर दरिया में गया। आज वो बहुत खुश था। वो पूनम के बारे में ही सोच रहा था। कितनी खूबसूरत आंखें हैं पूनम की। मैं तो उसकी आंखों पर ही मर गया। काश काश पूनम मेरी हो जाए और हम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन पहले उसकी शादी हुई है या नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा ना। बिरजू सारा समय पूनम के ख्यालों में ही उलझा था। आज तो सांझ होने से पहले किनारे चला आया। अब जाकर पूनम से मिलता हूँ। बिरजू उसी जगह चला गया और रेत पर बैठकर ढलता हुआ सूरज देखने लगा। ना जाने कब सूरज डूबेगा और कब पूनम आएगी। बिरजू की नजर एक टक सूरज पे ही टिकी थी। यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखाई देने लगी और उसके पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। बिरजू, मुझे लगा था तुम नहीं आओगी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बोला तो था कि मैं सूरज ढलने के बाद ही आ सकती हूँ। ठीक है, चलो ये अच्छा है कि तुम आ तो गई। आज कैसा था तुम्हारा दिन? कितनी मछलियाँ पकड़ी? आज का दिन तो बहुत मस्त था, बहुत सारी मछलियाँ मिली। ऊपर से मैं आज जल्दी ही किनारे पर भी आ गया। अच्छा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें सूरज ढलने के बाद बाहर कैसे जाने देती है? वो क्या है कि सूरज ढलने पे वो सो जाती हैं और मैं चुपके से भाग जाती हूँ। अच्छा, इसीलिए मुझे इतना इंतजार कराना पड़ा। वैसे तुमने घर वालों के बारे में क्यों पूछा? वो बस उन्हीं यूं ही। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वो भला क्यों? अरे वो अच्छा, ये सब छोड़ो। वो देखो, समंदर में कितनी बड़ी लहर आई है। आज भी पूनम और बिरजू देर तक बतियाते रहे और फिर बिरजू पूनम को अलविदा बोलकर चला गया। अगले दिन बिरजू फिर से अपनी नाव में सोच रहा था। मुझे लगता है पूनम भी मुझे पसंद करती होगी, वरना वो मुझसे रोज मिलने क्यों आएगी। आज उससे पूछ ही लेता हूँ। बिरजू ये सोच सोचकर बहुत खुश था। शाम होते ही वो वहीं रेत पर पूनम के आने का इंतजार करने लगा और हमेशा की तरह यहाँ सूरज ढला और वहाँ पूनम दिखने लगी और पायल की आवाज भी सुनाई देने लगी। आज भी बहुत इंतजार करवाया क्या मैंने? नहीं नहीं। क्या हुआ, आज बड़ी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर नहीं तो भी चलेगा। ऐसी बात नहीं है, पर मेरी एक मजबूरी है। अगर वो ना होती तो मैं खुशी खुशी तुमसे शादी कर लेती। क्या मजबूरी है? मेरा जन्म देवी के नक्षत्र में हुआ है, इसीलिए एक साधु ने बचपन में ही मेरे साथ एक पूजा की है और एक कलश में कुछ दिव्य चीजों को भरकर देवी माता के मंदिर में रख दिया है।
जब तक वो कलश वहाँ रहेगा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। पर ये तो नाइंसाफी है। हाँ, अगर उस कलश के अंदर की चीजों को पानी में बहा दिया जाए तो मैं अपनी मनमर्जी कर पाऊंगी। वो कलश कौन से मंदिर में है? ऊपर पहाड़ी वाले, लेकिन उस कलश को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं वो कलश ले आऊंगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कुछ देर बाद उन लोगों ने और बातें की और फिर बिरजू अपने घर चला गया और पूनम गायब हो गई। अगले दिन बिरजू पहाड़ी वाले मंदिर चला गया। वो वहाँ वो कलश ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कलश नहीं मिला। वो शाम होने तक वहीं बैठा रहा। जैसे ही सूरज ढला, पूनम के पायल की आवाज सुनाई दी और जब बिरजू पीछे घूमा तो वो वहीं खड़ी थी। मुझे वो कलश कहीं नहीं मिला। वो कलश देवी की मूर्ति के पीछे है। चलो मेरे साथ, हम वो कलश ले लेते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। तुम वो कलश ले लो, फिर हम समंदर के पास जाते हैं। ठीक है। बिरजू मंदिर के अंदर गया और जब वो देवी की मूर्ति के पीछे गया, ये रहा वो कलश। जैसे ही बिरजू ने वो कलश उठाया तो जोर जोर से हवा बहने लगी। मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कलश लेकर मंदिर के बाहर आया, जहाँ पूनम उसका इंतजार कर रही थी। कलश देखकर पूनम बहुत खुश थी। अब चलो जल्दी यहाँ से। पूनम और बिरजू वहाँ से निकले और समंदर की ओर चल पड़े। पूनम बहुत तेज चली जा रही थी। अरे थोड़ा आराम से, मैं इतनी तेज नहीं चल सकता। जल्दी करो, अगर उस तांत्रिक को पता चल गया तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बिरजू पूनम के साथ दौड़ने लगा। दोनों समंदर के पास पहुँचे। बिरजू हाँफ रहा था। अब क्या करना है? सिर्फ ये लाल कपड़ा खोल दो और इसके अंदर की चीजें समंदर में मिला दो। ठीक है। जैसे ही बिरजू ने वो लाल कपड़ा हटाया तो बिजली खड़कने लगी। जल्दी करो, मौसम खराब होने वाला है। बिरजू ने उस कलश को पानी में उलटना शुरू कर दिया तो उसमें से राख गिरने लगी। ये तो राख है। हाँ, तुम कलश फेंक दो। और जैसे ही पूरा कलश पानी में डूबा, पूनम एक भयानक भूतनी में बदल गई। तुम कौन हो? तुम कौन हो? पूनम, पूनम। मैं ही तुम्हारी पूनम हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे आजाद किया लेकिन अब तुम मेरे ही शिकार बनोगे। नहीं नहीं। भूतनी ने बिरजू को पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। बिरजू ने अनजाने में पायल वाली भूतनी की मदद की, पर भूतनी ने उसे नहीं बख्शा। बिरजू को मारकर वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर अपनी पायल की आवाज करते हुए गांव की ओर चली गई। आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं। एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी? तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया।
ये बहुत बड़ा फ्लैट है। रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे, वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना? मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहाकर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूंगा। बाय। बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए। शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा, उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई? नहीं आंटी। अच्छी बात है। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहाँ ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला। पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ! बचाओ मुझे! योगेश डर कर उठ गया। कौन है? कौन है ये प्रेग्नेंट औरत? और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। वो
कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है। पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी मैंने उसे बोला था, बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पी कर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है, बचाओ! बचाओ! रिया को मेकअप का बड़ा शौक है। वो अक्सर नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाती रहती है और आज रिया का मेकअप पैलेट आने वाला था। मैडम, आपका पार्सल। थैंक यू। रिया वो पार्सल लेकर बहुत खुश थी। रिया ने वो पार्सल खोला और उसमें एक मेकअप पैलेट निकला। वैसे है तो बहुत अच्छा, अभी ट्राई करके देखती हूँ। रिया ने एक ब्रश लिया और उस पैलेट पे रब किया और अपने फेस पे लगाया। वो उस मेकअप से खुश थी। राजीव, आके देखो ना, ये शेड मुझ पे कितना सूट कर रहा है। आता हूँ, रुको। जैसे ही रिया वापस मिरर की तरफ मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। रिया को मिरर में अपनी शक्ल नहीं चुड़ैल दिख रही थी। राजीव! राजीव! क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो चुड़ैल। कहाँ है चुड़ैल? कहाँ? मिरर में सिर्फ रिया को ही चुड़ैल दिख रही थी, राजीव को नहीं। इसीलिए बोलता हूँ देर रात तक हॉरर मूवीज मत देखा करो। अब तुम अपने आप को ही चुड़ैल बोल रही हो। राजीव ने इस बात को मजाक में लिया, पर रिया डरी हुई थी। रिया जहाँ जहाँ जा रही थी उसे अपने रिफ्लेक्शन में चुड़ैल दिख रही थी। रात को रिया राजीव को पकड़कर सो गई, पर अचानक रिया की आँख खुली और उसने देखा कि उसके बेड के पास एक चुड़ैल बैठी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? रिया ने राजीव को कस के पकड़ लिया। वो चुड़ैल यही है। यहाँ कोई नहीं है, देखो देखो। रिया ने वापस देखा
तो वो चुड़ैल गायब हो गई। राजीव ने रिया को पानी पिलाया। फिर रिया वॉशरूम गई और उसने अपना मेकअप धो दिया। अब जब उसने मिरर में देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी। लगता है मेरा वहम ही था। अगले दिन भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर रिया को उसकी सहेली का फोन आया। अरे वाह, मॉल में सेल लगा है तो जाना ही चाहिए। तो एक काम कर, मुझे 1 घंटे में पिक कर ले। और फिर रिया ने अपना मेकअप करना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने अपना मेकअप ब्रश नीचे रखा और मिरर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक बार फिर उसे मिरर में चुड़ैल दिख रही थी। वो डर गई। उसने हड़बड़ी में राजीव को फोन लगाया। राजीव, वो चुड़ैल, तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। रिया अब भी रो रही थी। रोना बंद करो, देखो कुछ नहीं हुआ है, ये तुम्हारा वहम है रिया। लेकिन जैसे ही रिया ने मिरर में देखा तो उसे खुद के चेहरे में चुड़ैल दिखने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। तुम्हें आराम की जरूरत है रिया, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिया को बेड पे सुलाकर राजीव वहीं बैठा रहा। न जाने रिया को क्या हो गया है। रिया सो रही थी, लेकिन जैसे ही राजीव ने रिया के सर पर हाथ रखा वो सहम गई। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राजीव ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने रिया को चेक किया। राजीव ने डॉक्टर को सारी बात बताई। लगता है रिया के मन में कोई डर बैठ गया है। मैं फिलहाल उससे रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन फिर तुम इसे साइकाइट्रिस्ट के पास जरूर ले जाना। जी डॉक्टर। और इसका बुखार, वो तो अभी कुछ घंटों में उतर जाएगा, तुम बस ठंडे पानी की पट्टियां करते रहो। जी डॉक्टर। डॉक्टर चले गए और राजीव रिया को ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। तुमने क्यों बनाया? तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? आज मैंने छुट्टी ली है, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अरे वाह, इतना प्यार। रुको, मैं ब्रश करके आती हूँ। रिया वॉशरूम गई और उसने अपने मुंह पर पानी मारा और फिर ब्रश करने लगी। अभी उसे मिरर में चुड़ैल नहीं दिख रही थी। पता नहीं क्या है, कभी मैं दिखती हूँ, कभी वो डरावनी चुड़ैल। लगता है मैं पागल हो गई हूँ। राजीव रिया का इंतजार कर रहा था। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज न्यू मूवी के 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं। ओह माय गॉड, आई लव यू। कितने बजे का शो है? जितना समय तुम्हें रेडी होने के लिए लगता है उतना तो है, 3 घंटे हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए। मैंने कम बोल दिया क्या? कुछ देर बाद रिया वापस मेकअप करने बैठ गई और वहाँ राजीव चिल्लाने लगा। जल्दी करो रिया, वरना शो खत्म हो जाएगा। रिया ने हड़बड़ी में थोड़ा मेकअप किया और वहाँ से बिना मिरर में देखे निकल गई। राजीव और रिया रास्ते पर चल रहे थे। रिया ने एक कार के मिरर में अपनी शक्ल देखनी चाही तो उसे वो चुड़ैल दिखी। राजीव, वो चुड़ैल मेरे अंदर है। राजीव। रिया रोने लगी और बारिश शुरू हो गई। रिया का मेकअप पानी में बहने लगा। रिया, ये तुम्हारा वहम है, देखो कहाँ है चुड़ैल। रिया ने वापस मिरर में देखा तो उसका आधा चेहरा अब भी चुड़ैल जैसा दिख रहा था। उसे कुछ समझ में आया।
उसने पानी को अपने हाथों में लिया और अपने मुंह पर मारा। उसका सारा मेकअप धुल गया और वो चुड़ैल भी गायब हो गई। राजीव, घर चलो, जल्दी चलो। वो दोनों वापस घर पहुँचे। रिया ने वो मेकअप पैलेट उठाई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या किया? कितनी महंगी थी वो? वही सारी परेशानी की जड़ थी। जब भी मैं वो मेकअप लगाती हूँ मुझे वो चुड़ैल दिखती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। राजीव ने रिया की बातों पर यकीन नहीं किया, पर रिया को समझ आ गया था उस भूतिया मेकअप का राज। शूटिंग बहुत पुरानी बात है। एक गांव के महल में बहुत अमीर लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती के कारण लोग अपने बेटों का रिश्ता लेकर दूर दूर से आया करते थे, लेकिन रानी सबको मना कर देती थी और कहती थी, मैं दुनिया के सबसे सुंदर लड़के से ही शादी करूंगी। उस गांव से कुछ मील की दूरी पर एक घना जंगल था जिसमें एक डरावना भूत रहता था। वो रानी की सुंदरता से प्रभावित होकर उससे शादी करना चाहता था। वो भूत आदमी का रूप बदलकर अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर रानी के पास आता है और उसे कहता है, रानी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी उसे साफ मना कर देती है। रानी की ऐसी बात सुनकर भूत उसे बोलता है, एक दिन मैं आपसे शादी करके ही रहूंगा। बस ये कहते ही वो भूत वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद एक मोहित नाम का लड़का भी रानी के पास आता है और उससे कहता है, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मोहित देखने में सुंदर था। मोहित को देखकर रानी अपने मन में सोचती है, इतना सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इससे ही शादी करनी चाहिए। बस फिर क्या, रानी मोहित को शादी के लिए तुरंत हाँ कर देती है। शादी की तैयारी के साथ रानी तैयार होकर सोचने लगती है, चलो मैं मोहित को देख कर आती हूँ कि वो तैयार हुआ या नहीं। रानी फिर मोहित को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और वो जैसे ही कमरे में घुसती है वो देखती है कि मोहित की जगह एक डरावना भूत बैठा हुआ था। रानी उसे देखकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर रानी के सामने भूत ने भेष बदलकर एक सुंदर लड़के का रूप ले लिया था। इससे पहले रानी को कुछ भी पता चलता, भूत अपने काले जादू से रानी की याददाश्त मिटा देता है और फिर वे उसे कहता है, हमारी शादी हो चुकी है और मैं आपका पति हूँ। वो भूत मोहित के दिमाग से भी सारी याददाश्त मिटा देता है और भूत फिर उसे एक जंगल में छोड़ आता है। कुछ समय बाद मोहित को धीरे धीरे रानी का नाम याद आने लगता है और वे रानी को ढूंढने लगता है। एक दिन वो फूट फूट कर रो रहा था। तभी पास में एक बूढ़ी दादी यज्ञ कर रही होती है। दादी को मोहित की रोने की आवाज आती है। वे उसके पास जाकर उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम कौन हो? आप कौन है दादी? बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ। दादी, मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दादी तो तंत्र विद्या जानती ही थी। वो अपनी तंत्र विद्या से उसके बारे में जान लेती है। रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ जिससे तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। और साथ ही दादी उसे एक खंजर भी देती है और उससे कहती है, ले बेटा, ये खंजर भूत को मारने में काम आएगा। फिर मोहित वो मंत्र अपने मन में बोलता है और उसे अपनी सारी याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। याददाश्त वापस आने पर मोहित महल पहुंचता है। महल पहुंचते ही वो रानी को देखता है। रानी फिर उससे पूछती है, तुम कौन हो? रानी को कुछ याद नहीं था। बस इतने में मोहित वही मंत्र पढ़ता है जो उसे उस बूढ़ी दादी ने बताया था। वो रानी की भी याददाश्त वापस ले आता है। फिर भूत वहाँ आ जाता है और वो मोहित को देख लेता है। भूत अपने असली रूप में आ जाता है।
तूने यहाँ आकर गलती कर दी है। अब तू मरेगा मेरे हाथों से। मोहित दादी का दिया हुआ खंजर निकालता है और चुपके से भूत के पेट में घुसा देता है। वो भूत तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह मोहित रानी को उस भूत से बचा लेता है। फिर कुछ दिनों बाद रानी और मोहित दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अर्पित और देव दिल्ली में जॉब करते थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने शहर से थोड़ा बाहर एक सस्ता फ्लैट लिया था। 6 मंजिल की बिल्डिंग में उनका 4th फ्लोर था। 2nd फ्लोर पर मकान मालिक रहते थे। अर्पित और देव को अक्सर रात में अपने ऊपर वाले फ्लोर से डीजे बजने की आवाज सुनाई देती थी। अर्पित, रात के 2 बज रहे हैं। जरा यार ऊपर वालों से मना कर जाके कि डीजे बंद कर दें। अर्पित ऊपर 5th फ्लोर पर जाता है। वो देखता है कि मेन गेट का दरवाजा पहले ही खुला हुआ है। अर्पित जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाता है, म्यूजिक की आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखता है कि दूसरा फ्लैट खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं है। अर्पित फ्लैट की खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके सिर पर हाथ मारता है। कौन है? कौन है यहाँ पर? अर्पित बुरी तरह डर जाता है और तुरंत फ्लैट से बाहर भाग जाता है। अगले दिन सुबह देव अर्पित से कहता है, थैंक यू यार, कल रात में डीजे बंद करा दिया। मैं तो सो ही नहीं पा रहा था। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया। क्यों? कल रात डीजे मैंने बंद नहीं कराया था, तो ऊपर वाले फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो शोर अपने आप ही बंद हो गया और फ्लैट में सिर पर टीप मारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कोई हॉरर स्टोरी लगती है। जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। देव अर्पित की बातों का विश्वास नहीं करता और ऑफिस चला जाता है। उस रात देव ऑफिस से लौटा तो उसकी फ्रेंड नेहा भी उसके साथ थी। नेहा का बर्थडे था। नेहा देव और अर्पित के साथ केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर तीनों सो जाते हैं। रात में फिर उन्हें ऊपर वाले फ्लोर से शोर सुनाई देने लगा। अरे यार, आज फिर से? आज मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तुम दोनों रहने दो, मैं जाती हूँ। लगता है ऊपर के फ्लोर वाले इतनी रात में पार्टी कर रहे हैं। नेहा ऊपर जाती है। 5th फ्लोर का दरवाजा बंद था। नेहा तेजी से दरवाजा खटखटाती है। कोई है यहाँ पर? खोलो, किसने मुझे बंद किया? हे भगवान, मैं तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं लाई। अर्पित, देव, क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अर्पित और देव अभी भी सो रहे थे। देव को नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। देव तुरंत बेड से उठता है और ऊपर के फ्लैट की तरफ भागता है। फ्लैट का गेट बंद था। नेहा, देव दौड़ता हुआ नीचे जाकर अर्पित को जगाता है। अर्पित, ऊपर नेहा फ्लैट में बंद हो गई है। फ्लैट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अर्पित और देव दोनों ऊपर जाते हैं और फ्लैट का दरवाजा तोड़ देते हैं। नेहा बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा, अरे तुम लोग आ गए, चलो नीचे चलते हैं। अभी तो तुम्हारी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं, मैं नहीं चिल्ला रही थी। नेहा, देव और अर्पित सो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर के फ्लैट से फिर शोर आने लगता है। अर्पित की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नेहा अपने बिस्तर से गायब है। देव, उठ। नेहा कहाँ चली गई? अर्पित और देव दौड़ते हुए ऊपर के फ्लैट पर जाते हैं। फ्लैट के अंदर घुसते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं।
अर्पित और देव किसी तरह नेहा को जबरदस्ती उठाकर नीचे ले आते हैं। नेहा देव का गला घोटने लगती है। अर्पित किसी तरह रस्सी से नेहा के हाथ बांध देता है। देव और अर्पित उसी समय सेकंड फ्लोर पर मकान मालिक के पास जाते हैं। ये आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर क्या हो रहा है? 7 साल पहले की बात है। 2 लड़के और 2 लड़कियों ने सबसे ऊपर वाला फ्लैट लिया था। वे लोग शहर में नए नए आए थे। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी ठीक चली, लेकिन फिर किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई। वे दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड थी। नौकरी छूटने के कारण आर्थिक परेशानी झेलने लगे और फिर एक दिन उनमें से एक लड़की का बर्थडे था। बर्थडे मनाने के बाद उन चारों ने कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से ऊपर वाले फ्लोर से ऐसी पार्टी की आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम चाहो तो रहो या फ्लैट खाली कर सकते हो। देव और अर्पित वो फ्लैट खाली कर देते हैं। आज भी अगर कोई 4th फ्लोर पर रहने जाता है तो उसे ऊपर वाले फ्लोर से पार्टी की आवाज सुनाई देती है। गोविंद जन्म से ही कुबड़ा पैदा हुआ था, लेकिन आज जब वो 20 वर्षों का हो गया है तो उसे अपने कुबड़े होने पर बहुत गुस्सा आता है। वो निराश और हताश होकर रोता रहता है। कुबड़ा होने के कारण गोविंद का हर कोई मजाक उड़ाता था। अरे वो देख, कुबड़ा गोविंद आ गया। हाँ हाँ, अब वो हमें इस पेड़ से आम तोड़कर देगा। वो और आम तोड़ेगा। गोविंद तो कुबड़ा है, कुबड़ा। लोगों की ये हंसी गोविंद के कानों में चुभती थी। एक दिन की बात है, गोविंद रोज की तरह बाजार से कुछ सामान खरीद कर ला रहा था। अब ये सब माँ को दे दूंगा और फिर मंदिर चला जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर चलकर ही उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया। क्या भाई, किधर गया था? शहर के बाजार गया था सामान लेने। ओ, मतलब तेरे पास पैसे भी होंगे? नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। कुछ लड़कों ने गोविंद को धर दबोचा और एक लड़का गोविंद की तलाशी लेने लगा। मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे लड़के ने गोविंद के सामान को बिखेरना शुरू कर दिया। ऐसा मत करो, मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मत करो ऐसा। उन लड़कों ने गोविंद की एक न सुनी। उन्होंने गोविंद को मारा, उसके सारे पैसे छीन लिए और उसका सारा सामान भी बिखेर दिया। गोविंद वहीं रोता बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने बचा कुचा सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। घर में उसने अपने माँ पापा को सब कुछ बताया। क्या पता कब तेरे साथ कुछ अच्छा होगा। जब से तू पैदा हुआ है तब से पनौती लगी है। अब तो तुझसे एक काम भी नहीं होता। सब चीज तेरे साथ ही क्यों होती है पता नहीं। इसमें उसकी गलती थोड़ी है। हाँ, उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी और मेरी गलती है जो हमने इसे पैदा किया। और पैदा किया तो इसे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? ये सब सुनकर गोविंद बहुत दुखी हो गया। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वो रोने लगा। क्यों मैं ही कुबड़ा हूँ? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मेरे माँ बाबा को भी मेरी जरूरत नहीं है, वो भी मुझे कोसते हैं। मुझे क्यों जन्म दिया? ये तुम्हारी गलती है। सब कुछ तुमने ही किया है। सब कुछ यही करता है। यही महाकाल है, महादेव, शिव शंभो। जब समस्या इन्होंने दी है तो समाधान भी यही देंगे। इनके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है। मूर्ख, गलत फहमी है तुम्हारी। महाकाल के पास हर समस्या का हल है। अगर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ। गोविंद अपनी जिंदगी से इतना ऊब गया था कि वो बिना सोचे तांत्रिक के साथ चल पड़ा। तांत्रिक उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। ये तंत्र है, सबसे शक्तिशाली है। दुनिया का हर इंसान इस तंत्र की शक्ति से डरता है। मैं तुम्हें ये सिखा दूंगा, फिर हर कोई तुमसे डरेगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें चढ़ाने की या डराने की।
गोविंद ने मुंडी हिलाकर हामी भरी और बस इस दिन से गोविंद ने तंत्र मंत्रों को अपनी जिंदगी बना लिया। तांत्रिक की बोली हुई हर बात गोविंद बिना सोचे मान लेता था। तांत्रिक ने गोविंद को मंत्र सिखाया। ओम ब्रीं क्रीं 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 ओम। तांत्रिक के साथ रह रहकर गोविंद ने बहुत कुछ सीखा, काला जादू, बलि प्रथा, और अब गोविंद बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। गोविंद ने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो अंगारों पर चल सकता था, पानी पे दौड़ सकता था और हवा में उड़ सकता था। गुरुदेव, मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरा जीवन सफल बना दिया। जय शिव शंभो। तांत्रिक का आशीर्वाद लेकर गोविंद वहाँ से निकल पड़ा। अब वो पहले वाला गोविंद नहीं था, बल्कि अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था। गोविंद की चलने की थाप पक्षियों को भयभीत करने के लिए काफी थी। जहाँ गोविंद जाता वहाँ से सारे पक्षी और जानवर अपनी जान बचाकर भागने लगते। ये देख गोविंद बहुत खुश था। एक दिन गोविंद जंगल में एक नदी के तट पर साधना में बैठा था। तभी वहाँ वही लड़के आए। ये तो कुबड़ा गोविंद है ना? लग तो वही रहा है, लेकिन इसने तांत्रिक का भेष क्यों धारण किया है? गोविंद ने आवाज पहचान ली और तुरंत अपनी आंखें खोली। जब उसने उन लड़कों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अंगारे थे। वो लड़के डर गए और भागने लगे। गोविंद चुटकी में उनके आगे खड़ा हो गया। हमें छोड़ दो गोविंद, हमें माफ कर दो। हम दोबारा तुम्हें कभी नहीं सताएंगे। दोबारा तुम मुझे सताने के लिए बचोगे तब ना। नहीं गोविंद, हमें माफ कर दो। माफ? और तुम्हें? तुम लोगों के कारण मेरे बाप ने मुझे कोसा, मुझे घर छोड़ना पड़ा, और आज जो मैं तांत्रिक बना हूं सिर्फ तुम लोगों से बदला लेने के लिए। नहीं गोविंद, हम अपनी गलती मानते हैं, हमें माफ कर दो। मुझे बदला चाहिए। गोविंद ने एक लड़के की गर्दन पकड़ी और उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाल दी। गोविंद ने उस आत्मा को अपनी कमर पर रखी एक बोतल में कैद कर लिया। दूसरा लड़का भाग रहा था, लेकिन सिर्फ उसके पैर चल रहे थे। वो वहीं का वहीं था। गोविंद ने दूसरे लड़के की भी आत्मा अपने पास कैद कर ली। फिर गोविंद इन दोनों आत्माओं को अपने साथ जंगल के बीच ले गया। वहाँ उसने आग लगाकर तपस्या शुरू कर दी। ओम ब्रीं क्रीं ओम ब्रीं क्रीं ओम क्रीं ब्रीं क्रीं ओम ब्रीं क्रीं। काफी देर तक उसने तपस्या की और बोतल खोल दी। आज से तुम दोनों मेरे गुलाम हो। मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। गोविंद ने आग में आहुति डाली और दोनों आत्माओं ने मुंडी हिलाई। फिर गोविंद अपने गांव चल पड़ा। गोविंद को देखकर गांव वाले चौंक गए थे, और जब गोविंद की माँ ने उसे देखा, ये क्या हाल बना रखा है, कहाँ था तू? जब बाबा को मेरी जरूरत नहीं थी तो यहाँ रहकर भी क्या करता, इसलिए मैं यहाँ से चला गया। ऐसा नहीं है, वो गुस्से में थे, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ना तुम ना बाबा। तू ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा इतने बरसों तक पालन पोषण किया है। अब जब तुझे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए तो तू ऐसा बोल रहा है। तुम जिंदा रहोगी तो सहारा बनूंगा ना।
गोविंद ने तुरंत अपनी माँ की आत्मा उसके शरीर से अलग कर दी और उसे बोतल में भर ली। फिर गोविंद अपने बाबा के खेत गया। गोविंद के बाबा उसे देखकर भावुक हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, गोविंद ने उनकी आत्मा भी उनके शरीर से अलग करके बोतल में भर ली। अब किसी को मुझसे कोई परेशानी नहीं। इसके बाद गोविंद को जो भी इंसान पहचान का दिखता, वो उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेता था। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में फैल गई। अब लोग गोविंद को कुबड़े तांत्रिक के नाम से जानने लगे थे। अब अगर लोगों को कोई कुबड़ा दिखता तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते। ये हुई ना बात। जय जय महाकाल। गोविंद खुश था क्योंकि वो अब शक्तिशाली बन चुका था। एक दिन की बात है, गोविंद नदी किनारे साधना में लीन था। तभी वहाँ एक लड़की नदी से पानी भरने आई। उसकी पायल की आवाज सुनकर गोविंद की साधना भंग हो गई। लेकिन जैसे ही गोविंद ने उस लड़की को देखा तो वो मंत्रमुग्ध होकर रह गया। गोविंद को तुरंत ही उस लड़की से प्यार हो गया। ये तो एक अप्सरा है। जब वो लड़की मटकी लेकर जा रही थी। रुको। जी बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है? पायल, और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। पायल, बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारी शादी हुई है? नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरी माँ राजी हो जाए तो जरूर। ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। गोविंद पायल के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। पायल अपने घर पहुँची और उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। तो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कुबड़े क्यों हो? तुम्हारा काम धाम क्या है? ये सब जाने बगैर कैसे शादी होगी? और तुम अपने परिवार वालों को क्यों साथ नहीं लाए? मैंने अपने परिवार को खुद मार दिया। मैं एक तांत्रिक हूँ। तांत्रिक? पायल और उसकी माँ ये सुनकर घबरा गईं। क्यों डर लगा? अब नहीं पूछोगी क्या? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? बोलो बोलो। मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर रोक सको तो रोक लो। गोविंद ने पायल को कंधे पे उठा लिया और उसे लेकर चलने लगा। पायल, पायल, मेरी बेटी, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ मेरी बेटी को। सारे गांव वाले देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कुबड़े तांत्रिक को रोक सके। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस एक प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन?
वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता तब वो बाहर निकलती, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाता और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आंखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होंगे
और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे? प्रॉपर्टी डीलर रमन कानपुर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सोनू, कल वाला पेमेंट क्लियर हुआ या नहीं? उससे कहो आज रात तक मुझे पूरा पेमेंट चाहिए, वरना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। रमन फोन रख देता है। रमन की बेटी कंचन आती है। पापा 20,000 रुपए दे दो ना, मुझे नया मोबाइल खरीदना है। ये लो बेटा डेबिट कार्ड, जितने चाहे उतने निकाल लो। लड़की चली जाती है। पैसे दे देकर आपने उसे बिगाड़ दिया है। तभी रमन का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन? मैं अमित बोल रहा हूं। अरे अमित, इतने सालों बाद फोन किया तूने, और बता क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हूं, कानपुर घूमने आ रहा हूं, मिलेगा? कैसी बातें कर रहा है यार, क्यों नहीं मिलूंगा? हम वही मिलते हैं जहां हम कॉलेज टाइम पर मिला करते थे। उधर कंचन एटीएम से पैसे निकालने पहुंचती है। पैसे निकालते समय कंचन की नजर सिक्योरिटी रूम पर पड़ती है। सिक्योरिटी रूम में व्हीलचेयर पर एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। पैसे निकालेगी? तेरा बाप बहुत अमीर है। चुड़ैल व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही कंचन के गले में फांसी का फंदा डालती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बचाओ, बचाओ! रमन की पत्नी दौड़ती हुई रमन के पास पहुंचती है। अजी सुनिए, एटीएम के अंदर किसी ने हमारी कंचन को जान से मारने की कोशिश की। वो तो बराबर वाले शर्मा जी एटीएम पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। क्या? रमन हॉस्पिटल पहुंचता है। पापा, वो एटीएम के सिक्योरिटी रूम में व्हीलचेयर पर एक डरावनी औरत थी। उसने मुझे फांसी लगाने की कोशिश की। व्हीलचेयर? अगले दिन रमन और अमित एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अरे क्या हो गया, इतना उदास क्यों है? कल तो बहुत खुश था। रमन अमित को कंचन के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। कहीं ये वही व्हीलचेयर वाली लड़की तो नहीं? लेकिन हमने तो उसे मार दिया था। हो सकता है ये उसका भूत हो। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत ये सब असलियत में नहीं होते। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो इन चीजों को मानता हूं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं। हम दोनों को तांत्रिक से अपने घरों की शुद्धि करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्हीलचेयर वाली आज तुम्हारे परिवार पर हमला कर सकती है तो कल वो मेरे परिवार पर भी कर सकती है। उधर अमित की पत्नी अपने घर गैस पर खाना बना रही। तभी व्हीलचेयर वाली चुड़ैल वहां आती है और अमित की पत्नी को टांग से पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। बचाओ, बचाओ! चुड़ैल अमित की पत्नी को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है। उधर अमित रमन से बातें कर रहा था। तभी अमित का फोन आता है। क्या? संजना हॉस्पिटल में? मैं बस पहुंच रहा हूं। जिसका डर था वही हुआ। कुछ दिनों बाद अमित अपनी पत्नी और तांत्रिक को लेकर रमन के घर पहुंचता है। हमें उस आत्मा से बचा लीजिए। तांत्रिक हवन करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी चुड़ैल वहां आती है। कौन है तू और क्या चाहती है? मैं रमन और अमित की मौत हूं। तांत्रिक आग में आहुति डालता है। चुड़ैल चिल्लाती है। क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम सीमा है। 15 साल पहले की बात है। ये दोनों कमीने कॉलेज में पढ़ते थे और मैं स्कूल में पढ़ती थी।
मेरी टांगों में पोलियो था। मैं व्हीलचेयर पर चला करती थी। एक दिन ये दोनों मुझे जंगल में उठाकर ले गए और मेरे साथ गलत काम किया। फिर इन्होंने मेरा गला घोटकर मुझे मार दिया और मेरी लाश जंगल में ही गाड़ दी। तुम इतने घटिया इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। चलो कंचन। सुनो तो पूजा। पूजा नहीं सुनती और कंचन को लेकर चली जाती है। अमित, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। मैं अपने पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सजा भी जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ। सीमा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। अमित की पत्नी सीमा का केस लड़ती है। कोर्ट रमन और अमित को 15 साल की सजा सुनाती है। तब जाकर सीमा की आत्मा को शांति मिलती है।